नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको वैसे तो मैं सोशियोलॉजी की क्लासेस लेता हूँ अदरवाइज, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको मैं यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कम्युनिकेशन जो पार्ट है उसका मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद आज मैंने आपको मैं ये वीडियो देने जा रहा हूँ। तो वैसे तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं रिसर्च की, और इसके साथ साथ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और साथ में जो आपका क्या कहते हैं ये कम्युनिकेशन है इसके भी क्वेश्चंस, इसके भी वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं जाके। तो मैंने ये प्लानिंग किया है कि आज से मैं आपको रेगुलर बेसिस पर वो हमारा सोशियोलॉजी का और साथ में हम यूजी सेनेट का प्रथम प्रश्न पत्र दोनों से संबंधित हम आपको क्या करेंगे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो हम लोग ज़्यादा टॉक ना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सोशियोलॉजी की भी ऑनलाइन क्लासेस मॉर्निंग में रनिंग में है। अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो गूगल मीट पे क्लास रनिंग में है। और उसके लिए आपको कांटेक्ट के लिए तो आपको 9807781640 आप इस पर मैसेजेस कर सकते हैं। और कॉल थोड़ा कम करिए, अवॉइड करिएगा, मैसेजेस आप कर सकते हो इस पर, ठीक है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप कॉल करिए। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है सोशल रिसर्च से संबंधित वो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद यानी टॉकिंग, ठीक है, समीपस्थ डैश का जोन का निर्माण करता है। पहला ऑप्शन है अंतर डिफरेंस, भ्रम कन्फ्यूज़न, विकास डेवलपमेंट, विकृति डिस्टॉर्शन। राइट, तो आपको बताना चाहूँगा पहली बात तो हम पहले वर्ड को समझ लेते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच में परस्पर का मतलब है दोनों के बीच में बात, यानी विद्यार्थी किससे कांटेक्ट करेगा, शिक्षक से, और शिक्षक कांटेक्ट करेगा विद्यार्थी, यानी दोनों परस्पर बातचीत की यहाँ पे बात चल रही है। उससे क्या विकास होता है, किस चीज़ का विकास होता है ये कहा जा रहा है। तो किस चीज़ का विकास होगा, किस जोन का, अंतर। पहली बात तो आपको ये चीज़ बता देना चाहूँगा, परस्पर यहाँ पे वर्ड लग गया है, यानी दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो जुड़ने में क्या कोई अंतर आएगा दोनों में, नहीं, डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है। दोनों जुड़ेंगे, दोनों का मेल होगा, यानी मानसिक रूप से शारीरिक दोनों संदर्भों में, लेकिन मुख्यतः बौद्धिक रूप में मेल यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। दूर होने पे कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। परस्पर अगर आदमी एक दूसरे के नज़दीक रहता है तो उसमें कन्फ्यूज़न भ्रम नहीं रह जाता है, ठीक है। इसके साथ विकास डेवलपमेंट, ये काफ़ी हद तक सही है। आप शिक्षक के नज़दीक रहकर शिक्षक की सारी गतिविधियों पर आप ध्यान दे रहे हो, साथ में शिक्षक क्या कर रहा है, आप पर भी निगरानी रख रहा है, ठीक है। आप पर भी आपकी गतिविधियों पर ध्यान दे रहा है, आपको हर चीज़ों में टीका टिप्पणी करने का प्रयास कर रहा है आपके कार्यों में। तो उससे क्या होगा, उसमें शिक्षक से ज़्यादा विद्यार्थी का लाभ है। शिक्षक का तो लाभ ही है, क्योंकि उसकी असफलता असफलता पे इसका उसकी असफलता असफलता पे सफलता, शिक्षक की सफलता और सफलता क्या होती है, निर्धारित होती है, ठीक है। तो विद्यार्थी का क्या होगा, विकास तो होगा ही। तो ये आंसर कुछ सही लग रहा है। ये हम नेक्स्ट देख रहे हैं, विकृति। तो क्या कोई समस्या कोई उत्पन्न होगा, डिस्टॉर्शन कोई उत्पन्न होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 2 4, ये दो तीनों गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हम चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। इसके संबंध में कुछ हम और भी फैक्ट आपको बता देना चाहूँगा इससे रिलेटेड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हर्बर्ट महोदय, ये आप कहीं पे कॉपी में अगर आप सुन रहे होंगे, सुनने के साथ आप ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस आपको पहले भी हमारे वीडियो मिले होंगे, आप देखते होंगे क्वेश्चंस को मैं सिर्फ सॉल्व कराने का हमारा मेन पर्पज़ नहीं होता है। सॉल्व तो आप खुद कर लोगे, अलग अलग जगहों पे अब दिख दिया रहता है, ठीक है। हमारा मेन पर्पज़ क्या रहता है, क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर से और उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि हमारा इससे रिलेटेड हर्बर्ट महोदय जी हैं। हर्बर्ट महोदय जी, यहाँ पे तो मैं लिख नहीं सकता, लेकिन आप, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा। ये कहते हैं इसके संबंध में
कहते हैं कि शिक्षण का मुख्य जो कार्य है वो विचारों, तथ्यों और सूचनाओं को छात्र तक पहुंचाना है। इनका क्या था शिक्षण के बारे में? शिक्षण के बारे में कहा इन्होंने कि इसका वर्क क्या है? जो तथ्य हैं, सूचना है और साथ साथ इनके जो विचार हैं। रुक जाइए, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसके जो हाँ, तो इसके जो विचार हैं, एक सेकेंड, तो इसके जो ये एक्चुअली पुश नहीं हो रहा है, रुक जाइए। काफ़ी दिनों बाद मैं स्टार्ट किया हूँ तो मैं भूल गया हूँ कि इसमें क्या होगा। देखिए हाँ, तो इसमें मैंने कहा कि शिक्षण में क्या होता है? शिक्षण का कार्य क्या है? तथ्यों, सूचना और विचार इन तीनों को पहुंचाना किसके पास? छात्र के पास पहुंचाना। ये उद्देश्य होता है किसका? ये कार्य है शिक्षण का। ये कौन कहने वाले थे? हर्बर्ट महोदय जी कहने वाले थे। ये आप जरूर रट लीजिएगा, ठीक है। इनके संबंध में एक चीज़ मैं इसके संबंध में और भी बताना चाहूँगा। कहते हैं कि शिक्षक की जो सफलता है वो परस्पर संवाद से ही होती है। मतलब कि जो सफलता जो मिल पाती है, यानी सफलता क्या कि विद्यार्थी को जो सिखाया जा रहा है उसको वो सही से ढंग से समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, और फिर उसकी प्रतिक्रिया से ही वो प्राप्त कर पाता है कि छात्र समझ पा रहा है कि नहीं चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जैसे कि पता है कम्युनिकेशन में, कि कम्युनिकेशन में दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, लेकिन दो लोगों के बीच में बातचीत का ये मतलब नहीं है, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि बस बातचीत हो रही है और दोनों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब अगर शिक्षक कुछ कह रहा है, यानी किसी के बारे में अगर लेक्चर दे रहा है और शिक्षार्थी सुन रहा है, तो सुन रहा है, जब तक वो फीडबैक नहीं देता है इसे, तब तक वो क्या होती है? शिक्षण सफल नहीं माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ें, तो आइए हम देखते हैं आगे फिर। तो सॉरी, तो इसमें ये है। आइए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? विकास। मैं काफ़ी चीज़ें बता दिया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है या सकती है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है या सकती है? पहला, बोध में संज्ञानात्मक भार, कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, शिक्षकों के प्रति आदर यानी रिस्पेक्ट। थर्ड है उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा यानी मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस। एंड फोर्थ ऑप्शन, प्रौद्योगिकी अभिविन्यास में रुचि यानी इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, राइट। तो अब इसके हम समझ लेते हैं कुछ वर्ड। देखिए इसमें कुछ टिपिकल आए हैं, जैसे स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि श्रव्य यानी सुनाई देना। आपको पता है श्रव्य यानी सुनने वाले, जिससे आप सिर्फ सुन सकते हो, ऐसे मीडियम होते हैं कम्युनिकेशन में, जैसे रेडियो हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। ये सब आप नोट करते रहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे। मैं श्रव्य साधन आपको गिना रहा हूँ, तो आप ये ऐसे बस सुनने के लिए सिर्फ मत करिएगा, कई बार सुनिए और इसे नोट करते भी चलिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, भाषण, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, एक नया है लिंगुआफोन, ठीक है। ये सब सारे क्या है? ये सब श्रव्य साधन है, जो सिर्फ जिससे के द्वारा हम सिर्फ क्या करते हैं? सुन सकते हैं, ओके। तो यहाँ श्रव्य आपको क्लियर हो गया। पुनः प्रस्तुति की वजह से, पुनः प्रस्तुति यानी रिपीटेड। यहाँ पे पुनः प्रस्तुति यानी बार बार कोई चीज़ प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पे पुनः प्रस्तुति का वजह, पुनः प्रस्तुति यानी श्रव्य, जो सुनने वाली चीज़ें हैं वो बार बार जब प्रस्तुत की जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, और किसके समक्ष? विद्यार्थियों के समक्ष। मैंने कहा, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ उदाहरण देके। मैंने कहा
कि किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य यानी सुनाई देने वाली चीज़ें जब बार बार विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं तो उनका क्या चीज़ घट सकता है। बोध में संज्ञानात्मक भार, संज्ञानात्मक क्या होती है, समझ, जो समझने की जो एक कमी है, भार का यहाँ पे आशय यही है, जो समझने की कमी है वो दूर होगा, यहाँ पे ये इसका मतलब है। यानी कॉग्निटिव जो लोड है, समझने का जो लोड भार है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, राइट। मतलब उसे आसानी से चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाएंगी, वो चीज़ों को समझ सकेगा, उन चीज़ों को जो प्रस्तुत की जा रही हैं, और बार बार चीज़ें क्या की जा रही हैं, रिपीट की जा रही हैं। सेकंड, शिक्षकों के प्रति आदर बढ़ जाएगा। उत्कृष्टता के प्रति मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस, प्रौद्योगिकी अभिविन्यास में रुचि, तो प्रौद्योगिकी से यहाँ पे कोई मतलब ऐसा है नहीं, ओरिएंटेशन, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब मैं उदाहरण देता हूँ, आपको अभी आंसर इसमें मिल जाएगा, मैं आंसर नहीं बताऊँगा, अभी बाद में बताऊँगा। आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, आप देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और शायद मैं देख रहा हूँ कि एक आध चीज़ें मैं दो बार बोल दे रहा हूँ चीज़ें। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दे सको, और जब चीज़ों पे आप ध्यान दोगे, एक बार में ध्यान नहीं दिया, एक बार पढ़ के मैं निकल गया, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर अगर मैं दोबारा उसे पढ़ा तो आप ज़रूर, आपका ध्यान उस पर चला जाएगा और आप इस चीज़ को समझ सकोगे। तो यही चीज़ तो है यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी जो समझने की जो एक कहेंगे एबिलिटी है वो कम है, तो आपकी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, दोबारा आपको रिपीटेट करके आप चीज़ों को समझा दे रहा हूँ, आपके दिमाग में फिक्स कर दे रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, आंसर क्या हो जाए, ए आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया ये चीज़ें। इसके संबंध में कुछ हम और फैक्ट देख देते हैं जो हमारे एग्जाम में अलग क्वेश्चंस के तरीके से आ सकता है, यही क्वेश्चन। इसके संबंध में कुछ फैक्ट है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉग्निटिव के संदर्भ में, कॉग्निटिव को मैंने बता दिया, कॉग्निटिव का यहाँ पे आशय क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी होता है, इसमें विद्यार्थी अपने पूर्व शिक्षण स्तर और उत्तर शिक्षण स्तर, मतलब शिक्षण कार्य, शिक्षण के दौरान, एक शिक्षण का दौरान होता है, और शिक्षण के पूर्व की अवस्था या शिक्षण के दौरान के पहले और शिक्षण के बाद। मैं टीचिंग कर रहा हूँ ना, टीचिंग के पहले यानी पूर्व हो गया, और टीचिंग के बाद मैं आपसे फीडबैक लूंगा तो ये बाद का हो गया, तो उत्तर यानी इसके बाद उत्तर ये हो गया। क्लियर? तो विद्यार्थी अपने पूर्व शिक्षण के स्तर तथा उत्तर शिक्षण व अभ्यास के स्तर की भाषा सुनकर उसमें आए सुधार का स्वमूल्यांकन कर सकते हैं, ये एबिलिटी आती है। यानी वो चीज़ों को स्वमूल्यांकन के द्वारा चीज़ों क्या कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। इसके संबंध में, बोध के संबंध में एक स्टेटमेंट है, जैसा कि आपको पता है, बोध के संबंध में भी मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि स्मृति के 3 स्तर बताए थे, यानी जो लर्निंग है, अधिगम के 3 स्तर बताए थे, 3 लेवल। आपको पता होगा, ये एक था एम, एक था एम, दूसरा था एम के बाद दूसरा क्या था, एम यू था, और तीसरा क्या था, आर। एम का मतलब मेमोरी यानी सिर्फ रटाना, यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग यानी समझाना, और आर का मतलब रिफ्लेक्टिंग। तो आपको यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, यू के बारे में बताया जा रहा है, यानी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग की बात कौन करने वाले हैं, मॉरिसन महोदय करने वाले, ये आप भी लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मॉरिसन इसके संबंध में क्या कहते हैं, अधिगम के संबंध में कहते हैं कि अधिगम की प्रकृति के अंतर्गत जो बोध है उसमें अंतर्दृष्टि पर ध्यान दिया जाता है, मतलब आंतरिक रूप से वो व्यक्ति क्या समझ रहा है इस पर बल दिया जाता है, किसमें, बोध वाले में, यानी अंडरस्टैंडिंग वाले में। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, इसी के संबंध में इनका ये भी कहना था कि इससे क्या होता है, इससे जब अंतर्दृष्टि का विकास होता है तो इससे क्या होता है, उसकी जो समझने की जो एक संज्ञानात्मक जो भार है वो क्या हो जाता है, वो घटता है। ठीक है, और क्योंकि चिंतन और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण का अभाव रहता है वो उससे स्वतंत्र हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, ये चीज़ें। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और सुधारने का प्रयास करूँगा, मैं कुछ चीज़ों को शायद लेंदी बता रहा हूँ। आप अपना फीडबैक, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आज से ही क्लासेस स्टार्ट किया हूँ अभी, और रेगुलर मैं आपको ये भी प्रॉमिस किया हूँ रेगुलर दूंगा। आप अपना फीडबैक, अपना कैसे आपको लग रहा है, सभी लोग अपना लाइक दीजिएगा,
और लाइक के साथ कमेंट अगर हो सकेगा तो कमेंट करिए और शेयर अधिक से अधिक लोगों को करिएगा। तो इसी से मैं जान सकूँगा कि हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, और तब मैं आगे चीज़ें क्या सब कर सकूँगा, बढ़ा सकूँगा। ये मोटिवेशन का ही काम है, ठीक है मेरे। तो मुझे मोटिवेट करना है तो आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है अधिक से अधिक लोगों को, और कमेंट भी करना है, ठीक है, अपना फीडबैक कैसे आपको क्या चाहिए इसके संबंध में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संवाद यानी टॉक, यहाँ पे वही है बातचीत, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यानी कक्षा में कौन होते हैं, छात्र होते हैं और शिक्षक होते हैं। उनके बीच में जो संवाद होता है वो किस प्रकार होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए, कल्पना में सिर्फ रहना चाहिए, उसका कोई तर्क हो और वैज्ञानिकता से उसका कोई संबंध ना हो, ऐसा हो नहीं, ठीक है, सबको पता है इसके बारे में, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, तदानुभूतिक यानी इम्फैटिक होना चाहिए। तीसरा, अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट का यही से रिलेशन है, जैसे कि बोलते हैं ना आत्मा अजर अमर है, तो आज आत्मा अजर अमर है मतलब आत्मा के बारे में आप कोई जानते नहीं हो, ये अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गैर विवरणात्मक, यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं हो चाहिए, मतलब कि चीज़ें बस बोल दी जाएँ, उसको बोल दी जाए, सामने वाले को समझ में आए या ना समझ में आए, या एक्सप्लेन ना करके बताई जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो आप देखिए, जब देखिए आपको तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको शायद पता हो, कई लोगों को यहाँ पर तदानुभूतिक या इम्फैटिक होता क्या है ये नहीं पता है, ठीक है। लेकिन नहीं पता होने के बावजूद भी, दूसरी बात, नहीं पता होने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, आंसर निकाल रहे हो। क्यों, गलत चीज़ों को निकाल कर। दो तरीके से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर निकाला जा सकता है। एक तो आपको पता होगा एलिमिनेशन करके, एलिमिनेशन या तो सही वाला निकालो, करेक्ट। देखो डायरेक्टली करेक्ट वाला तो आप थोड़ा मुश्किल होता है, आप गलत वाले का निकालने के लिए प्रयास करिए। एक आध तो गलत बिल्कुल इजी वाला आपको पता ही चाहिए, जैसे काल्पनिक का, कल्पना का आपको पता है कि ये काल्पनिक नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तीन तो आपको बचेगा ना इस तीन में से ढूंढने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, या तो आप गलत वाले को ढूंढिए, या तो सही वाला अगर डायरेक्ट आ रहा है तो सही वाले को आप ढूंढिए। तो दो तरीके से आप आंसर क्वेश्चन का दे सकते हो, ये भी मैं तरीका आपको बता दिया इसमें। चलिए, तो तदानुभूतिक होता क्या है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तदानुभूतिक एक्चुअली जो इम्फैटिक होता है, इसमें ये तदानुभूतिक ये तादात्म्य से बना है। किससे बना है, तादात्म्य से बना है। तदानुभूतिक में क्या होता है, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे क्वेश्चन में बताया था, पारस्पर संवाद। किसके बीच में परस्पर संवाद, यानी शिक्षार्थी और शिक्षक, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के उसके पढ़ाने में और उसके समझने में, दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। दोनों के भावनाओं के संबंध में क्या होना चाहिए, तालमेल। मतलब शिक्षक जो चीज़ें पढ़ा रहा है वो चीज़ें छात्र को समझ में आनी चाहिए, और जिस चीज़ की वो प्रयास में है कि छात्र हमें इस तरीके से फीडबैक देगा, वो भी क्या होना चाहिए, पूर्ण हो चाहिए। यानी दोनों की तरफ से टेक और गिवन का रिलेशन होना चाहिए, ये मतलब है। तो ये रिलेशन कब होगा, जब कक्षा का जो एनवायरनमेंट होगा वो तदानुभूतिक हो तब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तदानुभूतिक, तो तदानुभूतिक होगा तब ऐसा रिलेशन होगा दोनों के बीच में। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी तदानुभूतिक क्या होता है, तादात्म या समानुभूति से संबंधित है। तादात्म से बना है तदानुभूतिक। इसमें क्या होता है, तादात्म का ध्यान रखते, इसके अंतर्गत क्या होता है कि तादात्म यानी समानुभूति, सबके ऊपर एक समान रूप से अनुभूति रखकर उनकी कक्ष में आने वाली जो भी मुश्किलें होती हैं छात्र की, ठीक है, वो मुश्किलें सरल बनाकर सहयोग प्रदान करना। अब सहयोग इसके दोनों परस्पर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी, परस्पर रूप से होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें। मतलब कि अगर शिक्षक समझा रहा है तो उन चीज़ों को ध्यान से सारे लोग शांतिपूर्वक उसे कंसंट्रेट करके सुने भी, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। और शिक्षक की प्राथमिकता होती है कि वो चीज़ों को, ऑथेंटिक चीज़ों को और सरल ढंग से जिस प्रकार छात्र समझना चाहते हैं उन चीज़ों को उनको प्रोवाइड करे, ये भी उसके लिए आवश्यक है। ओके, तो समझ में आ गया होगा चीज़ें। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर बी आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए शायद क्वेश्चन आपका कम हुआ होगा, मैं नेक्स्ट उससे वीडियो से मैं प्रयास करूंगा अधिक से अधिक क्वेश्चन कराऊं, लेकिन मैं आज आपको ऐसे ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम संप्रेषक। एक उत्तम संप्रेषक यानी जो भी है संप्रेषण करने वाला, यानी कम्युनिकेट करने वाला, जो बातचीत जो कह रहा है, सेंडर आप बोल सकते हो। एक सेंडर जो है संप्रेषक है, अपना प्रस्तुतिकरण अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है। मैं सेंडर हूँ ना, सेंडर हूँ और एक संप्रेषक होने के नाते मैं आपके पास क्या कर रहा हूँ, लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मेरा जो मैसेज है आपके पास जा रहा है, ठीक है। तो मैं ही रख देता हूँ अपनी जगह पे, लेकिन उत्तम, तो मैं उत्तम हूँ या नहीं ये मैटर नहीं करता है। मुझे कैसे पता चलेगा मैं उत्तम हूँ, तो लेकिन ये संप्रेषक की जगह में रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मान लो एक उत्तम संप्रेषक मुझे, ठीक है, एक उत्तम संप्रेषक मैं अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करूँगा। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से, मतलब सीधे मैं ऐसे ऐसे थॉट लेके आऊँगा कि आपको सीधे भड़ाक भड़ाक से आपको बोलूँगा उस चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। नानुमिति यानी नॉन स्क्वेटर, ठीक है। पुनरावृत्ति पदबंध, रिपीटेटिव फ्रेजेस, मतलब सीधे आके मैं बार बार चीज़ों को एक ही चीज़ को मैं बार बार चीज़ें बोलता रहूँ। रिपीटेटिव, शुरू से ही जैसे ही आऊँ तुरंत ये काम करना शुरू कर दूँ, रिपीटेटिव। इसको एक मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, लेकिन मॉड्यूलेशन इस तरह भी नहीं होता है कि आप चीज़ों को तुरंत आते ही तुरंत शुरू कर दो, ठीक है, उसमें मॉड्यूलेशन में नहीं होता। सुगम पूर्वाभ्यास यानी आइस ब्रेकर्स, सुगम पूर्वाभ्यास, सुगम पूर्व अभ्यास, प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर इसको अलग करोगे तो ऐसे होगा। देखिए ये गलत हो गया, नानुमिति नॉन स्क्वेटर, यहाँ पे इसका रिलेशन यही है जटिलता से। पुनरावृत्ति रिपीटेटिव, देखिए आपको अब आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं, पुनरावृत्ति पदबंध और सुगम पूर्वाभ्यास। कोई भी नहीं करता। अगर मैं आज क्लास में आया हूँ तो क्लास में भी आने के पहले मैं आपको ऐसा नहीं किया हूँ कि बस तुरंत ही शुरू कर दिया एक ही वर्ड में बार बार चीज़ें बोलता रहा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। या मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन ही बार बार बोलता रहा, ऐसा नहीं, ठीक है। किससे शुरू किया, पहले मैं इंट्रोड्यूस कराया। एक्चुअली जो इंट्रोड्यूस कराने का जो मेन मकसद होता है, ये सुगम पूर्वाभ्यास, ये मेन मकसद इसका क्या होता है, स्टूडेंट को आकर्षित करना, वो उसको पता तो चले किसके बारे में बताया जा रहा है या किसके संबंध में बताया जा रहा है। तो उसका एक कहते हैं कि उसका एक माइंडसेट बन जाता है उस चीज़ के प्रति। आते ही मैं तुरंत ही शुरू कर दूँ ये चीज़ें कि ये संचार ये है वो है, तो आप तुरंत सोचोगे किसके बारे में बताया जा रहा है, तो एक थोड़ा उबन महसूस होगी। तो मैं कुछ अपने बारे में बताया, कुछ क्या करना है ये चीज़ें, तो मैं शुरू किया, फिर उसके बाद मैंने बताया कि कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद रिलेटेड ये सब सारी चीज़। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुगम पूर्वाभ्यास कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि रिपीटेटेड शुरू कर दिया पहले ही, रिपीटेटेड तो बीच में आता है। मैं आपको बताया ना, रिपीटेड से करने से क्या होता है, चीज़ें अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए तो दूसरी बार आप उसको क्लियर समझ सको, ठीक है, या आप पॉइंट कर सकोगे उस चीज़ों को कि सर इस पे पॉइंट कर रहे हैं। तो इसकी क्या है, सुगम पूर्वाभ्यास के संबंध में कुछ मैं और फैक्ट बता देता हूँ। सुगम पूर्वाभ्यास में क्या होता है कि इसके अंतर्गत ये भी युक्तियों सहारा लेता है, और इसमें प्रश्न करना, उदाहरण देना, व्याख्या करना, प्रदर्शन, संवेदी क्रियाओं और जो सेंसस ऑर्गन्स के हैं उन सब क्रियाओं का भी किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और एक उत्तम संप्रेषक के लिए यही सबसे बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उदाहरण प्रस्तुत करेगा, मतलब चीज़ों को समझा रहा है, लाइनें समझा रहा है तो उसके लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उदाहरण के साथ साथ फिर उसके प्रश्न करेगा लोगों से, ठीक है। प्रश्न करने के बाद उसकी व्याख्या करेगा, अपनी जो भी सेंसस ऑर्गन, खैर सेंसस ऑर्गन्स तो आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मेरी वीडियो में अगर देखोगे तो मैं उसके लिए अपना हाथ और अपना आई स्ट्रक्चर, ये सब सारी चीज़ क्या करता, आई कॉन्टैक्ट, ये सब क्या करता हूँ मैं, चेंजेस करता हूँ, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं होने दूंगा, और नेक्स्ट से आगे का जो वीडियो मिलेगा मैं बड़ा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक है, 11 नवंबर को है, और उसको टारगेट करके मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको करा सकूं, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है। संवाद ग्रहण यानी संवाद ग्रहण, कोई व्यक्ति कौन कक्षा में कौन बोलेगा, शिक्षक ही तो बोलेगा पहले, ठीक है, या उसकी अधीनता रहेगी सबसे पहले।
वैसे प्रजातांत्रिक होना चाहिए, लेकिन अधीनता सबसे ज़्यादा तो उसकी रहेगी ना। तो शिक्षक आएगा तो क्या स्टूडेंट से पहले बोलने के लिए शुरू करेगा? नहीं। तो संवाद के लिए क्या होगा? तो संवाद संवाद दोनों के बीच में हो रही है, तो संवाद जो भी हो रहा है, बातचीत हो रहा है, वो उसके ग्रहण की, यानी जो स्टूडेंट, जैसे कोई शिक्षक है वो शिक्षक किसी चीज़ के बारे में लेक्चर दे रहा है और छात्र क्या रहा है, लेक्चर सुन रहा है, तो ये ग्रहण करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, या इसकी ग्रहणता की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन देखते हैं। दृष्टि स्थापित करके, दृष्टि स्थापित यानी आई कांटेक्ट, ठीक है। विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके, मतलब अननोन बन के वो बैठे हैं उनकी उजागर करके, सूचना भार में वृद्धि करके, सूचना अधिक से अधिक उनके पास पहुंचाकर, उच्च डेसिबल श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके, मतलब बहुत एक कहेंगे कि लाउड, मतलब कि लाउड बोल सकते हो कि मतलब कान फाड़ने वाले उपकरणों का प्रयोग करके उनको ग्रहण कराना। जैसे मैं इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से अगर बोलूँगा तब भी आपके लिए क्या करेगा, बहुत चुभेगा कान में, ठीक है। मतलब एक मीडियम होना चाहिए कि जिससे बहुत ज़्यादा ना धीमा हो ना बहुत ज़्यादा तेज हो, तो ये भी गलत हो गया आपका आंसर। उच्च डेसिबल की वजह से सूचना भार में वृद्धि करके अधिक से अधिक मैं सूचना दूंगा तब आप ग्रहण कर लोगे, ये भी गलत है, ठीक है। क्यों मैं कहता हूँ कि मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, या क्लास में आपकी सिर्फ 1.5 घंटे की क्लासेस रखता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब रीज़न क्या है कि सूचना भार में वृद्धि ना होने पाए। आपकी एक क्षमता होती, कैपेसिटी होती है कहेंगे एक्सेप्ट करने की, उसके उतना ही आपको प्रोवाइड करना, ये चीज़ें, तो ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके, ये भी कोई ऐसा मैटर नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि स्थापित करके, आई कांटेक्ट करके आप चीज़ों को समझा रहे हो, बिल्कुल फ्लुएंटली समझा रहे हो, छात्र भी बहुत ध्यान से सुन रहा है सामने बैठकर, आई कांटेक्टली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, संवाद ग्रहण की क्या होगी, संभाव्यता बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, और चीज़ों को जो भी वर्ड है उसको अच्छे से समझ पा रहे हो इसकी वजह से, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे क्लास आज मैं क्लोज़ करता हूँ, और आपको नेक्स्ट कल मैं आपको वीडियो में प्रयास करूँगा कि एक सोशियोलॉजी का वीडियो हो, और दूसरा जो आपका वीडियो हो वो यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र हो। तो आप अपना ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए, और सहयोग बना रही है। देखिए मैं बार बार चीज़ें, मैं हर तरीके, हर टीचर के तरीके मैं बार बार ऐसे कहूँगा नहीं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। एक ह्यूमैनिटी तो बनती ही है कहने के लिए, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो लाइक और शेयर के अकॉर्डिंग ही मैं जानूंगा, और कमेंट आप करिएगा अधिक से अधिक, ठीक है। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको 1-to-1 वीडियो इसमें मिलेगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।